हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। करत करत अभ्यास कर जलमति होत सुजान, ऐसे ही कुछ है। रसरी आबत जाबत है लोह पर परत निशान। मतलब एक रस्सी लोहा पर भी निशान डाल देता है अभ्यास करते करते। फिर तो हम तो भाई साहब इंसान हैं, तांडव मचा देंगे हम तो। मेरे पास तो सबसे ज़्यादा नॉलेज है, सेल्फ कॉन्शसनेस है। एक शब्द आज समझते हैं जिसको बोलते हैं स्पीसीज कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? स्पीसीज कंसेप्ट। बार बार स्पीसीज का नाम सुन रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये होता क्या है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन रे, वो ये टर्म दिए थे और एक चीज़ दिए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये एक बुक लिखे थे जिसको बोलते थे हिस्टोरिया जेनरलिस प्लांटेरम। इस बुक में ये लगभग 18,000 से ज़्यादा प्लांट के स्पीसीज के बारे में डिस्क्राइब किए थे। ध्यान से सुनिएगा, स्पीसीज कंसेप्ट को जो हम बार बार सुनते हैं, स्पीसीज स्पीसीज स्पीसीज। अब ये स्पीसीज होता क्या है उसको समझते हैं। तो स्पीसीज कंसेप्ट को सबसे पहली बार इस टर्म को यूज़ किया गया था जॉन रे साहब के द्वारा। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिए, एक बुक लिखे थे जिसको बोलते हैं हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। 18,000 से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज को यूज किया गया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं अर्नेस्ट मेयर। कौन आते हैं? अर्नेस्ट मेयर। ये एक कंसेप्ट देते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। क्या होता है वो सुनिएगा। सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर के बारे में सुनते हैं। अर्नेस्ट मेयर साहब को बोला जाता है डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी के इनको डार्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो सुनिएगा। बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या होता है? ये बोलते हैं कि जो एक प्रकार का स्पीसीज होगा ना, वो एक दूसरे के बीच में इंटरब्रीड करेगा और ऑफ स्प्रिंग लाएगा। क्या लाएगा? ऑफ स्प्रिंग लाएगा। अब मान लीजिए इंटरब्रीड किया और ऑफ स्प्रिंग लाया। जैसे हम सपोज करते हैं ये एक घर था, ये एक गांव है, इस गांव में कई सारे इंसान रहते हैं, कई सारे इंसान रहते हैं, एच मतलब ह्यूमन। ये एक दूसरे से इंटरब्रीड कर रहे हैं। डार्विन अर्नेस्ट मेयर साहब आए, समझा दिए कि स्पीसीज, एक स्पीसीज उसको कहेंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेगा और ऑफ स्प्रिंग लाएगा। ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इंसान था जो ताली मारने का काम करता था। ये सबका मुंह देख रहा था कि ये भी ऑफ स्प्रिंग ला रहा है, ये भी ऑफ स्प्रिंग ला रहा है, ये भी ऑफ स्प्रिंग ला रहा है। हम क्या करें? हम स्पीसीज नहीं हैं, हम ह्यूमन नहीं हैं, हम भी तो ह्यूमन हैं, लेकिन हम ऑफ स्प्रिंग क्यों नहीं ला पा रहे हैं? तो मतलब अर्नेस्ट मेयर साहब जो बोल के चले गए ना कि एक स्पीसीज इंटरब्रीड करेगा और ऑफ स्प्रिंग लाएगा, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे। किसके आधार पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में नहीं मिलता है। ये फर्स्ट क्लास में ही लिविंग वर्ल्ड के बता दिए थे कि कुछ लिविंग स्पीसीज ऐसा भी है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। अब बताइए, पहले तो ये केस। दूसरा, जो ए सेक्सुअल पैदा हो, जो ऑफ स्प्रिंग ए सेक्सुअल है, जिसमें दो पेरेंट का जरूरत ना हो, वो कैसे करेगा? मतलब वो अकेले था, अकेले से अकेले दूसरा स्पीसीज ऑफ स्प्रिंग ले आया, उसको कैसे एक्सप्लेन करिएगा? तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज अगर कोई सीधा मुंह से पूछे तो सबसे पहले बोलेंगे कि सर जी अर्नेस्ट मेयर साहब दिए थे, वेरी गुड। दूसरा कंसेप्ट, अर्नेस्ट मेयर साहब को डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी बोलते हैं, वेरी वेरी गुड। तीसरा, सर जी ये बोले थे कि एक स्पीसीज जो होता है ना, एक स्पीसीज के अंदर उसको रखेंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेगा और ऑफ स्प्रिंग लाएगा। हम बोले वेरी गुड। एक बात बताओ, जो स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करे, एसेक्सुअल करे, सर उसके लिए अर्नेस्ट मेयर साहब का बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहीं अप्लाई नहीं होता है। अगला कंसेप्ट, अब मान लो उसी स्पीसीज के अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरब्रीड ना कर पाए तब, तो सर उस केस में भी अप्लाई नहीं होता है। तो फिर अप्लाई कथी होता है? और एक और केस, सर जी प्लांट के टेक्सोनोमी में भी ये अप्लाई नहीं होता है। अब समझ में नहीं आया ये प्लांट टेक्सोनोमी में क्यों नहीं अप्लाई होता है। तो पता चलता है कि टेक्सोनोमी में स्पीसीज का, टेक्सोनोमी में स्पीसीज का निर्धारण जो है ना, डिटर्मिनेशन करने का काम होता है करेक्टर देख के। क्या देख के? करेक्टर देख के। और करेक्टर भी कौन सा देख के? मोर्फोलॉजिकल करेक्टर देख के। अब ये मेरे दिमाग से पल्ले नहीं पड़ रहा है।
एक तो जॉन रे साहब मेरा माथा ख़राब कर दिए, दूसरा अर्नेस्ट मेयर साहब, अबे तीसरा एक टेक्सोनॉमी में स्पीसीज कहाँ से आ गया। हम लोग टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टर पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे स्पीसीज, वही स्पीसीज यहाँ है कि स्पीसीज कहते किसको हैं। तो टेक्सोनॉमी में स्पीसीज का डिटर्मिनेशन न तो जॉन रे साहब के द्वारा होता है, न ही अर्नेस्ट मेयर साहब के द्वारा होता है। इसमें हम लोग कैरेक्टर देखते हैं, अगर सिमिलर कैरेक्टर है, सेम कैरेक्टर है तो एक ग्रुप में पटक देते हैं, और अगर अलग अलग कैरेक्टर है तो अलग अलग स्पीसीज ग्रुप में पटक देते हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, आम का पौधा कितना भी प्रकार का हो, हमको मतलब नहीं है, हर एक का कैरेक्टर जो होगा ना मॉर्फोलॉजिकल सेम होगा। उसका पत्ता देखेंगे सेम लगेगा, आम खाएंगे मीठा लगेगा, साइज इतना बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है, मीठा लगता है। आम का फल देख के लग जाता है कि हाँ बेटा ये आम का ही है। अब केला देख के थोड़े बोल देते हैं आम का है कि भाई साहब ये केला है, 1 किलो आम दे दो। केला देख के बोलिएगा ना 1 किलो आम दे दो, 4 झापड़ देगा फल वाला। तो मतलब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का समानता देख के बता देते हैं कि भाई साहब ये जो है ना प्लांट में टेक्सोनॉमी के आधार पर स्पीसीज का निर्धारण कैरेक्टर देख के करते हैं, उसका ब्रीडिंग देख के नहीं, इंटरब्रीड करता है, एक्स्ट्राब्रीड करता है कि नहीं करता है, ये सब देख के नहीं करते हैं, स्पीसीज देख के। अब देखिए जो इंसान ताली मार रहा था, पटक पटक ताली मार रहा था, इंटरब्रीड तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उस इंसान को देखते हैं तो नाक मेरी तरह मिलता है, कान मेरी तरह मिलता है, आँख मेरी तरह मिलता है, चश्मा नहीं पहनता हो वो अलग बात है, मिलता है ना। तो उसका करेक्टर देखें, उसको हम अपने जूट के अंदर रख लिए। अब कोई बंदर है, बंदर का करेक्टर मेरे से नहीं मिल रहा है, या मेरा करेक्टर बंदर से नहीं मिल रहा है, तो बंदर अलग स्पीसीज है, हमारा अलग है। अब आपका करेक्टर बंदर से मिल जाएगा तो आप मिल जाइएगा उसके साथ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जस्ट अभी पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे ब्रेसिका ओलरेसिया 3, बोट्राइटिस कैपिटेटा, और एक क्या पढ़े थे, ये याद ही नहीं होता है हमको। ब्रेसिका ओलरेसिया, बोट्राइटिस कैपिटेटा, और एक था कॉलरोपा। वेरी गुड, याद आ गया, कॉलरोपा। अब देखिए ब्रेसिका ओलरेसिया बोट्राइटिस, इसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, इसको बोलते हैं फूल गोभी, कैबेज, और इसको बोलते हैं नोलखोल, हरा वाला। अब देखिए ब्रेसिका ओलरेसिया, इस तीनों को जो है ना हम एक ही स्पीसीज ग्रुप में रखते हैं, वो है ओलरेसिया ग्रुप में। क्यों, क्या रीज़न है, नाम तो अलग अलग है। तो पता चलता है कि भाई साहब इस तीनों का जो है ना करेक्टर लगभग सेम है, सिमिलर करेक्टर है, इसलिए तीनों एक ही स्पीसीज है। भले हम इस केस में पत्ता खाते हैं, इस केस में फूल खाते हैं, इस केस में फूल खाते हैं, हमको मतलब वो नहीं है, करेक्टर सेम है, स्पीसीज सेम होगा, बात खत्म। दूसरा, अब ये करेक्टर भी तो 2 हो सकता है, एक हो सकता है रिप्रोडक्टिव करेक्टर, और एक हो सकता है वेजिटेटिव करेक्टर। रिप्रोडक्टिव करेक्टर मतलब फ्लावर का करेक्टर, क्योंकि फ्लावर ही तो है पेड़ का सेक्स ऑर्गन, पेड़ पौधा में सेक्स ऑर्गन कौन है, फ्लावर है। रिप्रोडक्टिव करेक्टर, अब बताए हैं कि जो रिप्रोडक्टिव करेक्टर होता है वो इन्वायरमेंट से कम इफेक्ट होता है, मतलब नेचर का प्रभाव उस पर कम होता है। अब ज़रा सोच के देखिए, जिस पे नेचर का प्रभाव कम होगा उसमें बदलाव क्या होगा, कम या ज़्यादा, बदलाव भी कम होगा। अगर बदलाव कम होगा, नेचर का प्रभाव कम होगा, तो हमको सिमिलरिटी ध्यान से देखने पे पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब ये है, ये है। अब ये चीज़ इसमें अप्लाई मत कर दीजिएगा ताली मारने वाले में कि मेल का सर अलग होता है, फीमेल का अलग। प्लांट का बोल रहे हैं, एनिमल पे अप्लाई मत कर दीजिएगा कि सर मेल में तो टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, फीमेल में ओवरी होता है, वेजाइना होता है, वो बाकी चीज़ होता है, कभी नहीं। हम प्लांट के केस में बोल रहे हैं, प्लांट के फ्लावर करेक्टर को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसके वेजिटेटिव करेक्टर, जैसे लीफ स्टेम टेंड्रिल रूट, इसको छोड़ के। क्यों, क्योंकि वो सब इन्वायरमेंट से प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसका फ्लोरल करेक्टर या फ्लावर करेक्टर जो होता है वो इन्वायरमेंट से प्रभावित नहीं होता है। यही था अपने को स्पीसीज कंसेप्ट। ठीक है, धन्यवाद।